मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना YouTube चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 2150 तक एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जरूर देखिए। इसके अलावा वॉल्यूम 2 2700 प्लस का 1 से लेकर 2722 तक फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है, उसको भी आप देखिए ताकि एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी हो। वीडियो का अंत तक देखिए। यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और मास्टर वीडियो के द्वारा लगभग चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है। जो आपका चैप्टर वीक है उसका मास्टर वीडियो के द्वारा कंप्लीट करिए ताकि एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का हो। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 से 51 कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। और मैं बार बार बोलता हूं कि कैलकुलेशन को तो इग्नोर करना ही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा वाला क्वेश्चन का राइट साइड से शुरू करते हैं, कैलकुलेशन करते हुए लेफ्ट आते हैं, आंसर आ जाएगा। पहले भाग वाला काम होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट का काम पहले होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 है, -2 है, -18, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 2 9 18। अभी 9 भागा होगा 27 में, तो 9 3 27 का माने गुना होता है, तो पहले गुना होगा, पहले इसको नहीं करेंगे। तो ये 3 माइनस में आई, 3 प्लस में, तो -9 हो गया। अभी -9 -4 मिला के -13, -13 78 में भाग लगेगा, यानी फाइनली बच गया 78 बटा -13, 13 6 78। लेकिन माइनस होने के कारण ऊपर माइनस रहे या प्लस, बच गया कितना, -6। फाइनली हम लोग का आंसर है -6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 52 तो बिल्कुल बच्चा का क्वेश्चन है, आप खुद बना सकते हैं। एक संख्या है 83 37 49, 83 है, 37 है, 49 5 0 2, यही एक संख्या है। इतना बड़ा एक संख्या लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, ये तो बचपन में ही पढ़े हैं, स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख देते हैं। राइट में 4 अंक है तो 4 0, ये हो गया 4 का स्थानीय मान। फिर बोल रहा है 4 और 2 के, तो 2 एक ही है तो वो इकाई, तो 2 ही हो गया। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटा देते हैं। अब ये 10, चूंकि 0 है तो पहले चलेंगे 10 में से 2 घटेगा 8, ये बच जाएगा 9, ये भी बच जाएगा 9, ये भी बचेगा 9, और ये बच जाएगा 3। यही हम लोग का आंसर होगा। 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर 39,998, 39,998, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2153 मजेदार क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है। चलिए मैं एक फिगर बनाता हूँ। शंकु इससे कहते हैं, इसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि आधार की इसकी त्रिज्या जो है, मान लिया हम इसकी त्रिज्या r मानते हैं, कैपिटल R, तो इसका ऊंचाई को h को भी r ही मानना पड़ेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन, मतलब इस शंकु का आयतन एक अर्धगोले के आयतन, तो मैं एक अर्धगोला बनाता हूं। इस प्रकार से एक अर्धगोला है, इसका भी कुछ त्रिज्या होगा, इसका त्रिज्या मैंने स्मॉल r मान लिया है। तो ये दोनों का आयतन बराबर है, शंकु तथा अर्धगोले के त्रिज्याओं का अनुपात। हमने क्वेश्चन ही कहा कि दोनों का आयतन बराबर है। अब जैसे ही शंकु आया तो माइंड में शंकु का फॉर्मूला आ गया होगा, क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन h क्या, h और r आपस में बराबर है तो यहाँ भी r ही दे देंगे। अब बराबर अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो दोनों के त्रिज्या का रेशियो निकालना, फटाफट काटते हैं। 3 से 3 नीचे कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बच गया कितना, तो यहाँ बच गया r क्यूब, यहाँ 1 और r स्क्वायर r गुना होगा r क्यूब बराबर 2r क्यूब। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है, यानी r क्यूब अनुपात r क्यूब। 2 इधर चला आएगा, इधर कुछ नहीं है तो बगल में 1 है तो 1 उधर। यदि r क्यूब और r क्यूब का रेशियो देखा जाए तो 2 अनुपात 1, लेकिन हमें सिर्फ त्रिज्या का रेशियो चाहिए, r अनुपात r। तो r क्यूब 2 है तो r हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2। r क्यूब 1 है तो r भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का आप क्यूब रूट करिए चाहे पावर कितनों कर दीजिए 1 ही रहेगा। तो हम लोग का आंसर हो गया शंकु अर्धगोला का त्रिज्या का अनुपात क्यूब रूट ऑफ 2 अनुपात 1, क्यूब रूट ऑफ 2 अनुपात 1 दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हर तरह के क्वेश्चन का आपको इजी सॉल्यूशन मिलेगा।
जरूरत है आपको कंसंट्रेशन बना के रखने का, समय देना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। सक्सेस के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा, और मैं जब आपके लिए लगातार कर रहा हूं तो फिर आपको तो खुद के लिए जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आप आ जाइए 54। निम्नलिखित ग्राफ को पढ़ें और उस पर प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित दें। तो इधर आप देख रहे होंगे कि एक ग्राफ में एक ही क्वेश्चन बना था और वो बहुत इजी रहता है, सिर्फ समझने की जरूरत रहता है। यहाँ पर सेल्स ऑफ बाइक इन इंडिया एज पर द कलर इन 2009, मतलब बाइक रंग के अनुसार बिक्री दर्शाया गया है 2009 में। कहता है यदि 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री कितना थी, 10,000। कुल बिक्री 10,000, कुल राशि अपने आप में 100% होगा, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, ब्लू 12% है, ग्रीन 8% है, गोल्डन 10%, सब मिला के निश्चित 100 होगा, नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा। 100%, तो ये टोटल 10,000 है। 10,000 की तुलना 100 से। अब बोल रहा है तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल कितने अधिक बेची। हरा माने ग्रीन, तो ग्रीन वाला आप देखिएगा तो 8% ग्रीन का ग्राफ गया है। पीला माने येलो, येलो का ग्राफ आप लास्ट वाला देखिए 10% गया है। तो यही बोल रहा है कि पीला वाला ग्रीन से कितना अधिक बिका है। तो बोलिए सर ये 8 है, ये 10 है, तो 2 अधिक बिका है। तो कुल की तुलना 100 से 100%, कितना अधिक पीला वाला बिका है ग्रीन वाला से, तो 2। काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, 2 गुना 100, यानी कि हम कह सकते हैं कि पीला वाला हरा वाला से 200 बाइक अधिक बिका है। कोई घबराने की बात है, बस आप कंसंट्रेशन रखें ना, बहुत आसान है ये सब। आंसर हम लोग का आया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21-55 टाइम वर्क का वीवीआई क्वेश्चन। पिछला बार एएलपी में टाइम वर्क का सीधा क्वेश्चन दिया ही नहीं था, मतलब टोटल क्वेश्चन में फंसाने का प्रयास किया है, लेकिन आपको फंसना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बारीकी से और हर ट्रिक से बताऊंगा, बहुत जल्द बनेगा। इसके अलावा आप भरोसा रखिए, ये नहीं डरिए कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज किया था और आगे भी करने वाला, उस सब क्वेश्चन को मैं छाट रहा हूं, और छाट के फिर से अलग से इकट्ठे करके एक एक वीडियो में एक ही टाइप के 10-10, 15-15 क्वेश्चन बनाएंगे। कहीं पर से कोई जगह नहीं छोड़ेंगे कि आपसे क्वेश्चन छूटे। तो यहाँ पे 2155 देखिए, बहुत मजे से बताते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ना पड़ा, अब कितना दिन पहले छोड़ना पड़ा पता नहीं, और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग जाते। कितना दिन, 16 दिन, जहां 12 दिन लगना चाहिए 16 दिन लग जाते, यानी 4 दिन ज्यादा लग गया। यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में, तो देखिए 2 चीज फिक्स है, ए प्लस बी पूरा काम को कर सकता है 12 दिन में, अकेला ए लास्ट में लिख दिया कर सकता है 21 दिन। तो कम से कम यहां से क्षमता तो निकल जाएगा ना, इस समय दिया हुआ, समय को उल्टा क्षमता होता है। 21 इधर लाएंगे, 12 इधर, 3 से 7 21, 4 3 12। ए प्लस बी का क्षमता 7 है, ए अकेले 4 है, तो निश्चित है बी का क्षमता 3 होगी। जब पूरा काम करने का समय दिया रहे तो समय को उल्टा क्षमता, टाइमर के मास्टर वीडियो बताया, ये बेसिक है, इतना तो आप जानते हैं। अब फटाफट चलिए यहां से किसी एक को लेकर चलेंगे। 7 के क्षमता से 12 दिन में बढ़ सकते 84, या 4 के क्षमता से 21 दिन में 21 चौके 84, किसी एक को लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 84। किसी एक को लेकर चलेंगे तो 84। अब आ जाइए, मतलब 84 काम करना है। राइट साइड है, क्या रहा है, ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा, तो काम 16 दिन में समाप्त हो। जब ए ने कुछ दिन पहले छोड़ दिया तो 16 दिन लगा। 16 दिन लगा कब, जब ए ने मान लिया जाए कि टी दिन पहले छोड़ दिया, टी दिन पहले छोड़ा। टी के कितना दिन पहले छोड़ा ये तो पता ही लगा ना, हम मान लिए कि टी दिन पहले छोड़ा, तब जाके टोटल 16 दिन लगा। यदि लगातार दोनों करता तो 12 दिन, ए अकेले उस काम को करता तो 21 दिन। यहां से क्षमता निकल गया, किसी एक को लेकर चलेंगे 84, बी का भी क्षमता निकल गया। लेकिन बोल रहा है जब ए ने काम को कुछ दिन पहले छोड़ दिया तो 16 दिन लगा। तो ए ने छोड़ा है, बी नहीं छोड़ा है, ए ने, तो ए टी दिन पहले छोड़ा है तो 16 दिन लगा, तो 16 से टी दिन पहले छोड़ा होगा, तो 16 से टी दिन पहले छोड़ा हो तो ए की क्षमता कितना है 4, तो 4 के क्षमता से 16 माइनस टी दिन काम किया होगा ना। 16 दिन लगा, उससे टी दिन पहले वो छोड़ दिया, तो 16 माइनस टी मान लीजिए 4 दिन पहले छोड़ दिया,
तो 16 माइनस 4 लिखेंगे। यदि 3 दिन पहले तो 16 माइनस 3 लिखते, क्योंकि लास्ट अंततः 16 दिन लगा है, तो 16 माइनस टी लिख दिए। ए ने टी दिन पहले छोड़ा तो ए का क्षमता 4 है, 16 माइनस टी। लेकिन बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो बी छोड़ा ही नहीं होगा, बी लास्ट 16 दिन तक किया होगा, 16 3 48, क्योंकि 16 दिन लगा है और बी छोड़ा ही नहीं है, तो 16 दिन तक किया होगा। फटाफट टी का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा 84 बराबर ब्रैकेट तोड़ेंगे 16 × 64 माइनस 4t प्लस 16 × 48। फटाफट ये 4t इधर आएगा तो प्लस 4t। अब जरा देखिए ये 64 है, ये 48 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2, बचा कितना 1, 6 4 10 11, 112 में ई वाला 84 जाके उधर घटेगा, तो घटाइए 112 में 84 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मतलब उधर मैं लिख देता हूँ 112 माइनस 84, यहाँ 4t बराबर 12 में 4 गया 8 यानी 28 बचेगा। टी का मान 7 × 28, टी का मान 7 आ गया, यानी ये कितना दिन पहले छोड़ दिया होगा, 7 दिन पहले। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जरा फिर से एक बार समझिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इधर आपको समय देना बहुत जरूरी है। ए प्लस बी 12 दिन में कर सकता है, लास्ट में लिखा है उसी काम को 21 दिन में। क्षमता निकल गया, यहाँ तक आप टाइम भर के मास्टर वीडियो देखे होंगे, कंप्लीट होगा। किसी एक को लेकर चलेंगे 84, जब ए ने कुछ दिन पहले छोड़ा, मैंने माना टी दिन पहले, तो 16 दिन लगा, तो निश्चित है ए अपनी क्षमता यानी 4 से 16 माइनस टी दिन क्या होगा, और बी तो छोड़ा ही नहीं है ना, तो काम 16 दिन में समाप्त हुआ है, तो 16 × 48 लेफ्ट राइट किए, टी का मान 7 यानी 7 दिन पहले छोड़ दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 56। ये तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है, कहता है यदि भुजा एक इकाई हो, एक इकाई मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी हो, तो बैर का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। कब होता है? ऑप्शन दिया है अक्सर, कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा। बोले सर भुजा एक हो तो हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर तो एक के स्क्वायर तो हमेशा एक ना होगा, कभी कभी थोड़ी ना एक होगा, एक के स्क्वायर हमेशा एक होगा। इसलिए इस प्रकार के वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा एक ही होगा जिसका कि भुजा एक हो, यानी कि हम कह सकते हैं हमेशा होगा, हमेशा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 57, बहुत मजेदार, ध्यान दीजिए। दो इक्वेशन द्वारा रेखीय समीकरण x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y बराबर 16। तो चलो इसको भी मैं इस रूप में लिख लेता हूं, x प्लस 2y बराबर उस तरफ जाएगा तो 8 प्लस हो जाएगा। ये दो इक्वेशन है। अब यहां पे कह रहा है ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है क्या, इसके हलों की संख्या क्या होगी। तो यदि आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 या बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 हो, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए तो अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल। ठीक है। और यदि हो जाता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो हो जाएगा हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। ठीक है। फिर हो जाता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब एक हल होगा, एक हल होगा। ये ध्यान रखना। तो मेनली रूप से हम लोग को यहाँ पर देखिए a1 बटा a2, तो नीचे वाला इक्वेशन 1 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर 1/2। यहाँ 2 बटा 4 करेंगे तो भी काट के 1/2। यहाँ 8 बटा 16 करेंगे तो भी काट के 1/2। यानी हर हाल में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब आपका कितना हल होगा? तो अनंत हल होगा। क्लियर हो गया? अनंत हल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 58 CI का मजेदार क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर और 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज दिया हुआ है 5250। आप जानते हैं साधारण ब्याज दर गुना समय होता है, तो SI हो गया 5 तिहाई 15, तो 5250 की तुलना 15 से
तो पूछ रहा समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमसे सीआई पूछ रहा। और 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 4 वर्ष तक 5 और 10% का 99% पूछता है। और जब जब आता है मैं बताता हूँ 5% 3 वर्ष, सीआई 4 वर्ष का बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 वर्ष का आप सभी को पता है 5 ही होगा, 2 वर्ष का आप सभी को पता है 10.25 होगा, 3 वर्ष का 15.7625 होगा, और 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का 21.55 होगा। एक बार नहीं, बहुत बार मैं बता चुका हूं। तो यहाँ साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो 15.7625 अब आपके हाथ में है। आप जितना फास्ट इसको काटना है काटिए, जैसे भी करना है आप काट सकते हैं इसको। चाहे तो पॉइंट को काट दीजिए पहले, 10,000 नीचे 4 अंक है, 4 शून्य, 25 से इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, और फिर 15 से। इसका कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ काटना है, गुना करके आपको आंसर लाना है। और कैलकुलेशन से आप पीछे भाग नहीं सकते। यदि पीछे भागे या सिर्फ हम ही कैलकुलेशन करते रहे तो आप एग्जाम में अटके। सो प्लीज इसका आंसर आपको कमेंट में कैलकुलेशन करके देना है। और बहुत सारे विद्यार्थी देते भी हैं तो बहुत खुशी मिलती है कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं, तो आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2159, फिर से कथन वाला क्वेश्चन आ गया। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या है भाई? तो एक, यदि एक्स ने इतिहास मतलब हिस्ट्री, भाषा मतलब लैंग्वेज और साइंस में औसतन 50 अंक प्राप्त किया, तो औसतन 50, तो योगफल 50 लिया 150, मतलब हिस्ट्री, लैंग्वेज और साइंस मिला के 150 आया है एक्स को। तो विज्ञान में कितने अंक, मतलब हम लोग को विज्ञान यानी कि साइंस बराबर भाग पूछ रहा है। इसके लिए पहला कथन आ जाइए, उसका इतिहास और भाषा में औसत है 25, हिस्ट्री प्लस लैंग्वेज का औसत 25 है, तो योगफल हो गया कितना 50। तो बोले सर हिस्ट्री और लैंग्वेज प्लस साइंस का योगफल है 150, इसमें हिस्ट्री और लैंग्वेज का 50 लाए हैं, तो निश्चित है यहां से यदि देखा जाए तो साइंस हो जाएगा 150 माइनस 50 बराबर 100, यानी पहला कथन तो सही हो गया। पहला से तो आप विज्ञान वाला प्राप्त कर लिए कि 100 आएगा, लेकिन दूसरा पढ़िए। दूसरा कह रहा है कि उसने भाषा में 30, अब हिस्ट्री, भाषा और विज्ञान का योगफल 150, जिसमें आप भाषा में 30 लिख दीजिए तो हिस्ट्री और साइंस मतलब इतिहास और विज्ञान का योगफल ज्ञात होगा। तो योगफल से कैसे पता चलेगा कि विज्ञान कितना है? इससे ज्ञात नहीं होगा, यानी दूसरा अपर्याप्त है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर पहला ऑप्शन ही होगा। कथन एक अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम है, परंतु कथन 2 अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं। कथन 1 सक्षम है यानी पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2160। अब तो डेली ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। 8 बजे की दोनों सुई, दोनों मतलब मिनट और घंटे की सुई, सेकंड वाला नहीं, मिनट और घंटे की सुई के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा? पीछे भी एक आया है। 8 बजे बोल रहा है, चलो भाई 8 बजे। आपको मैंने डायरेक्ट बताया था कि कोण बराबर एक ही चीज याद रखना है, 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। यदि निगेटिव आ जाए तो उसको इग्नोर कर देना है, मैंने लिख भी दिया था पिछला क्लास में। और 180 से अधिक आए तो 360 से घटाना है। तो चलिए घंटा यहाँ 8 है लेकिन मिनट 0 है, तो चलो कोई बात नहीं भाई। 60 गुना घंटा मतलब 8 माइनस 11 गुना मिनट मतलब 0 बटा 2, तो 8 6 48 मतलब 480 वाला गुना करके आ रहा है, और ये वाला आ रहा है 0, तो 480 में 0 जाएगा तो 480 बटा 2 मिला के 240 डिग्री। लेकिन आंसर 240 नहीं मानना, ये हो गया बहिज कोण मतलब बड़ा वाला कोण। यदि पूछता कि दोनों सुइयों के बड़ा वाला कोण बताइए तो होता कितना, या अधिकतम कोण बनाइए तो 240 डिग्री। लेकिन हमें सिर्फ कोण पूछ रहा है, तो ये क्या बताएं कि 180 से बड़ा है तो 360 से 240 घटा दीजिए, आ गया 120 डिग्री।
यानी हम कह सकते हैं कि 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण है 120 डिग्री। कंसेप्ट समझे? एक तो फॉर्मूला याद रखना, 60 गुने घंटा में 11 गुने मिनट बटा 2, माइनस में आए तो भी उसको प्लस में ही लिखना है, और जैसे 180 से ज्यादा आए तो 360 से घटा देना है। हमेशा याद रहेगा, अब कभी नहीं छूटेगा। 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 61, बहुत ही मजेदार। जितने भी इधर क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधार है। समांतर, किसी त्रिभुज का आधार समान क्षेत्रफल वाले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। समान, समान मतलब बराबर। समांतर चतुर्भुज का आधार। फिर से, किसी त्रिभुज का आधार, आधार मतलब नीचे वाला भाग, समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, मतलब इसके आधार का आधा है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर इसका आधार x मानेंगे तो इसका आधार 2x होगा, मतलब चतुर्भुज के आधा ही है तो इसका ही दुगना हो जाएगा, आधार मान लिए। अब कहता है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या? त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात। तो इसका ऊंचाई हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं, इसका ऊंचाई भी कुछ होगा जिसको स्मॉल h मान लेते हैं, लेकिन पहले ही बोल दिया है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का जनरल फॉर्मूला क्षेत्रफल का था 1/2 गुने आधार x गुना ऊंचाई h बराबर 1/2 गुना आधार 2x गुना ऊंचाई h। अब क्या है? काटिए, यहाँ पे कैपिटल H और h का अनुपात निकालना है, और क्या? यहाँ पर 1/2 नहीं होता भाई, यहाँ पे हम लोग गलत किए, सिर्फ आधार गुने ऊंचाई होता है। यहाँ पे होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यहाँ पे सिर्फ होता है आधार गुना ऊंचाई। सॉरी, यहाँ आप क्या करते हैं? x, या तो x से x कट ही जाएगा, तिरछा गुना होके 2 उधर चल जाएगा तो इधर बचेगा h, और उधर बचेगा 2 दूनी 4h। कितना h? 4h। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है, तो h अनुपात h, मतलब त्रिभुज की ऊंचाई अनुपात समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उलट जाएगा, कोफिशिएंट 4:1। आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, बस इसका ही आधा है तो इसको हम x, तो 2x, इसका कैपिटल H, इसका स्मॉल h, दोनों का फॉर्मूला, इसका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसका आधार गुना ऊंचाई, बराबर कर दिए। लेफ्ट राइट किए, कोफिशिएंट उलट के आया 4:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 62। देखिए आगे बार बार मिलेगा। प्रीवियस बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक ही टाइप का कितना हार्ड क्वेश्चन है, 5 10 20 बार मिलता है, जिससे कंप्लीट हो जाता है। पिछला क्लास में भी मिला था। कह रहा है बहुपद दिया हुआ है, व्यंजक क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² प्लस ax प्लस b को यदि हम x प्लस 3 से विभाजित करें तो शेषफल -1 प्राप्त होता है। चलो अब इसको हल करना चाहते हैं। जैसे ही x प्लस 3 है तो पुट करेंगे x का मान -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर 9, -3 यहाँ पुट करेंगे तो -3 गुना ये तो -3 है प्लस b, अब बराबर शेषफल बच रहा है -1। हमने क्वेश्चन ही करा, मान पुट करने के बाद बराबर में जो बचता है वो शेषफल होता है। तो इसका इक्वेशन बना लेते हैं, 3 है और b को उधर कर देते हैं, 1 को इधर लाएंगे तो 3 है माइनस है, उधर जाएगा +3 है, b प्लस है, उधर जाएगा -b, -1 इधर आएगा तो 9 में से 1 घटेगा तो बच 1 जुटेगा, -1 इधर आएगा प्लस, ये दोनों को उधर भेजे, उसको इधर लाए, लेफ्ट राइट तो बचपन से कर रहे हैं 10, यानी कि हो गया इक्वेशन 1। अब जरा दूसरा पार्ट्स को देख लेते हैं। ये तो पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन में कहता है कि यदि व्यंजक x² प्लस bx प्लस a को इस बार x -3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 39 बचता है। फिर हम लोग अब यहाँ पे पुट करेंगे x का मान 3 प्लस 3, चूंकि x -3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 रखेंगे 3b प्लस a बराबर उधर कितना 39। फाइनली हम लोग के पास ये बचेगा a प्लस 3b बराबर इन 9 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, बचा कितना 30, 39 में से 9 घटेगा 30, इक्वेशन 2। बस इतना आपको करना था। हम सभी को निकाला है a प्लस b, तो पहले इक्वेशन 1 को लिख देते हैं 3a माइनस b और लिख देते हैं a प्लस
3b, 3a माइनस बी बराबर 10, a प्लस 3b बराबर 30। हमें a प्लस b चाहिए। अब a प्लस b लाने के लिए हम सभी को इसको हल करना पड़ेगा, और हल करने का तरीका है कि लीनियर इक्वेशन a ज्ञात करना है, b को सेम करो, b ज्ञात करना है, a को सेम करो। तो सेम करो तो हमें मान लिया जाए कि पहले a ज्ञात करना है, तो b को सेम करेंगे। तो b को सेम करने का मतलब है b नीचे 3 है, तो ऊपर 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। ऊपर b के बगल में कुछ नहीं है तो रहने दीजिए उसको। अब घटाते हैं, माइनस हमें जोड़ देते हैं, चूंकि b तो सेम हो ही गया, माइनस से प्लस है तो जोड़ देते हैं। 3b कैंसिल, 3 तिहाई 9, 1 10 a बराबर 10 तिहाई 30 और 30 कितना हो गया 60, यानी a का मान कितना प्राप्त हुआ 6। a का मान कितना प्राप्त हुआ 6। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 से रख देते हैं, इक्वेशन 1 से a कितना है 3, a का मान 6 है, माइनस b बराबर 10। अब आइए 6 या 18 माइनस b, तो b उधर जाएगा 18, 10 इधर आ जाएगा, 18 माइनस 10 बराबर b, दैट मीन्स b बराबर हो गया हम लोग का 8। क्लियर है? यानी a का मान 6, b का मान 8। इसलिए अब यहां पे मैं लिख रहा हूं a प्लस b बराबर 6 प्लस 8 बराबर 14, यानी a प्लस b का मान जो हम लोग को आया वो प्राप्त हुआ 14, वो भी प्लस में। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने बहुत ही धीमी गति से समझाया, आपको थोड़ा लंबा है, और यही सब क्वेश्चन के लिए आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। इसके लिए पीछे जितना भी इजी से इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इग्नोर नहीं करता हूं, क्योंकि इजी से इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन सबको मैं बार बार बनाते रहूंगा तो उस पर कॉन्फिडेंस रहेगा और समय बचेगा, और उसका समय बचा के यहाँ पे आपको लगाना, क्योंकि कम से कम 15-20% क्वेश्चन तो आपको ऐसा रहेगा जो टाइम टेकन रहेगा। हड़बड़ाहट में बना के आइएगा तो गलती हो जाएगा। इसलिए आप 2-3 बार इसको बनाए, आप खुद से बनाइए तो आपसे स्पीड बनेगा। ये तो मैंने आपको समझाने में इतना समय लगाया है, कुछ नहीं, सिर्फ मान पुट करना है, हल करना है लीनियर इक्वेशन। कोई टेक्निकल दिमाग नहीं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे वही माइंड लगाना, लेकिन थोड़ा लंबा है इसलिए समय लग गया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हम लोग का आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 63, कुछ त्रुटि है, सुधारना होगा। यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, चलो समलंब चतुर्भुज बना देता हूं। ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर। इसके विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, इसके विकर्ण ए सी और बी डी उसके एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलो भाई बढ़िया बात है। तो विकर्ण जो है ए सी अनुपात बी डी का मान क्या है? ए सी अनुपात मतलब बटा बी डी, ए सी अनुपात बी डी क्या होगा ऑप्शन से। तो जरा ध्यान दीजिए, ए सी को हम ओ ए प्लस ओ सी लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ सी स्वाभाविक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए सी, ए और सी का लंबाई को हम पार्ट में पार्ट करके ओ ए और ओ सी लिख सकते हैं। बी डी, तो बी डी को ओ बी प्लस ओ डी भी लिख सकते हैं, ओ बी प्लस ओ डी। अब ऑप्शन से मिलाइए, ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। ऐसा एक ऑप्शन है बी, लेकिन उसमें माइनस है जो कि गलत है, उसको सुधारिए। वहां पे दोनों जगह प्लस होना चाहिए। वो सीधे लिख दिया है कि ए सी को लिख दिया है क्या, ओ ए माइनस ओ सी। प्लस हो सकता है, माइनस नहीं होगा। और इस बुक का सबसे बड़ा मतलब कि बुरा जो आदत है, जो मैं बताता हूँ, पीछे में ये कैलकुलेशन जो देता है वो किसी न किसी तरीका से आंसर ला देगा, लिख भी देगा इस कारण आंसर आया, इसलिए उसको इग्नोर करिए। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। तो इसी को इस सरिया के लिख दिया है, ओ ए को ए ओ लिख दिया है, और ओ सी को तो ओ सी ही रहने दिया है, अनुपात। उसके बाद बी ओ बी, तो ओ बी है ही, ओ बी, और उसके बाद माइनस में है ओ डी, लेकिन हम लोग का होगा प्लस में ओ डी। यही हम लोग का आंसर होगा। यानी ऑप्शन भी मार सकते हैं, लेकिन आपको सुधारना होगा, माइनस को करना होगा प्लस। जितना भी आएगा गलत भी रहेगा, हम लोग सुधार के ही लास्ट तक पूरा समाप्त कर देंगे। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है। यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 64, बहुत मजेदार है जी। नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात, नाम दिया गया है नानी और लीलू। नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3,
यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई, ये तो रेशियो से ही बन जाएगा। लीलू है 1.2 है, यहाँ लीलू 3 है, नानी पूछ रहा है तो 4 से, 3 से 3 चौका 12, 4 चौका 16, लेकिन एक अंक के बाद 10 मिला, तो आंसर हो गया 1.6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2165, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन एज का। जब भी एज इधर आ रहा है और हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन एज का मिल रहा है, इसलिए इससे पहले ही मैंने एज का मास्टर वीडियो पढ़ा दिया था, ताकि वहां से आप पढ़िए तो कम से कम 80-90% आपको समझ में आने लगे बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत मजे से समझ में आएगा। चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। चार्ल्स और श्रेया के बीच 6 साल का अंतर है। यदि आप मास्टर वीडियो देखे होंगे तो आपके माइंड में एक पॉइंट आया होगा कि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। चार्ल्स और श्रेया के बीच अभी 6 साल का अंतर है, तो कभी भी 6 साल का ही अंतर रहा होगा, पहले या बाद, क्योंकि अंतर 2 व्यक्तियों के आयु का कभी नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम लोगों से कह रहा है कि जब उन्होंने 30 साल पहले शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, श्रेया की उम्र का 5 गुना था, यानी 30 साल पहले माइनस 30। चार्ल्स का कई गुना? 4 गुना। चार्ल्स का 4 गुना और श्रेया के 5 गुना के बराबर था। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर तो कोएफिशिएंट उलट जाता है, तो 30 साल पहले चार्ल्स और श्रेया की उम्र का हो जाएगा 5:4। हमने क्वेश्चन ही कहा कि 30 साल पहले जब उन्होंने शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, श्रेया के 5 गुना के बराबर, तो बराबर है तो कोएफिशिएंट उलट के 5 हो जाएगा, ये 4। यानी आप कह सकते हैं कि 30 साल पहले चार्ल्स और श्रेया की उम्र का अनुपात 5:4। तो पूछ रहा है हम लोगों से कि उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है। बहुत आसान, निश्चित राशि यहाँ 6 साल दिया हुआ है। ये 6 साल है क्या? दोनों के बीच का अंतर 6 वर्ष। वर्तमान में अंतर 6 वर्ष का है, तो 30 साल पहले भी अंतर 6 वर्ष का ही रहा होगा, अंतर कभी नहीं बदलने वाला है। इस पॉइंट पे मास्टर वीडियो में मैंने ज्यादा जोर दिया, इसलिए वीडियो के अंत में आइकन दिखेगा लास्ट में आपको मास्टर वीडियो का, एज का जरूर देखिए। हर तरह के क्वेश्चन से वहां पे आपको वाकिफ होगा, नहीं छूटेगा। यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, अंतर की तुलना अंतर से, दोनों का योगफल पूछ रहा है 5 और 9 से, 9 छक 54। लेकिन यहाँ पे आंसर 54 नहीं होगा, क्योंकि मैंने नोट्स में लिखाया है मास्टर वीडियो में कि जिस समय का रेशियो रहे, रेशियो 30 साल पहले का है, तो परिणाम यानी योगफल भी 30 साल पहले का, यानी 54 30 साल पहले का योग है। हमें चाहिए वर्तमान योग, तो बोलिए सर 30 साल पहले 54 था, तो वर्तमान में 30 साल दोनों ने बढ़ जाएगा। 30 साल पहले 54 योग था और वर्तमान आते आते 30 साल एगो में लगेगा चार्ल्स में, तो श्रेया का भी 30 साल बढ़ेगा, यानी कुल मिला के 60 बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान योग हो जाएगा 60 और 54 मिलाइएगा तो हो जाएगा 114। यानी वर्तमान में श्रेया और चार्ल्स के आयु का योग 114 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2166 समझिए। 1560 की एक धनराशि ए बी सी के बीच बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? ए को प्राप्त होने वाला बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% और बी को प्राप्त होने वाला सी को प्राप्त होने वाला का 20% है। तो चलिए एक ही लाइन में एबीसी का रेशियो निकल जाएगा। ए बी का 50% और बी सी का 20% है। सी किसी का कुछ नहीं है, इसलिए सी से शुरू करेंगे। प्रतिशत की गणना 100 पर होती है, इसलिए सी को 100 मानेंगे। बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाला भाग का 20% है, 100 तो 100 का 20% 20। और ए जो है बी का 50% है, 20 तो 20 का 50%, 50% माने आधा, कितना? 10। यहाँ अधिक कम नहीं बोला है, डायरेक्ट बोला है। इसका ही 20% है तो 100 तो 20, इसका ही 50% मतलब आधा, जितना ही है 20 का आधा 10। रेशियो आ गया। काटना है आप काट सकते हैं, नहीं तो इतने रहने दीजिए। अब बोल क्या रहा है, तो बी की कितनी धनराशि प्राप्त होगी? टोटल 1560 है, यहाँ टोटल जोड़िएगा 100, 20 और 10, 130 आ गया। पूछ क्या रहा है भाई? तो पूछ रहा है हम लोगों से बी की कितनी धनराशि, तो बी की तो 20 से, ए का पूछता तो 10 से, सी का पूछता तो 100 से। काट दो भाई, काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 13 से 12 बार में ही कट जाएगा। 12 दूनी 24, 240, यानी बी को प्राप्त भाग होगा 240 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2167। निम्न में किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा? देखिए फिर से मजेदार क्वेश्चन आ गया। पहला 3/36, ऑप्शन ए
ऑप्शन बी है 12/36, ऑप्शन सी है 9/36 और ऑप्शन डी है 6/36। आपको पहले भी हम बताए थे, एक में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन आवर्त नहीं है। आवर्त मतलब दशमलव के बार बार आना, मतलब अशांत बोल सकते हैं। और शांत और अशांत में अंतर क्या है, भिन्न से कैसे पहचानेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। बहुत ही अच्छे तरीका से डील करते हैं। हाउ ट्रिक आपको हम बताए थे, यहां भी बता रहे हैं फिर से नोट्स के रूप में। यदि हर में 2 या 5 का गुणज हो, केवल 2 या 5 का गुणज हो, यहां केवल भी लिखना जरूरी है। यदि हर में केवल 2 या 5 का गुणज हो तो वह शांत होगा। लेकिन इसके अलावे कोई भी शामिल हो जाए, 2 के अलावे, 2 है फिर भी उसके साथ 3, 7, 11 कोई भी अभाज्य संख्या उसके साथ शामिल हो गया तो वो शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। फिर से, जिसके हर में केवल 2 या 5 का ही गुणज हो वही शांत हो सकता है। 2 और 5 यही दोनों अभाज्य संख्या बॉटम में तो शांत है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या उसके नीचे में शामिल हो गया वो कभी शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। हम लोग को ढूंढना क्या है, तो बोले सर हम लोग को ढूंढना है कि किसका मान शांत दशमलव में हो। तो आइए इसको काटेंगे 3 से, तो यहाँ पर आ रहा है क्या, 12 × 36। 12 में 3 × 4 है, मतलब 4 तो है, 2 का गुणज है, लेकिन इसके साथ 3 भी आ गया तो इस निश्चित रूप से शांत नहीं होगा। हमें शांत पूछना। फिर 12 × 36, तो ऑलरेडी नीचे में 3 आ गया, ये भी शांत नहीं होगा। 9 × 36 यही शांत होगा, क्योंकि नीचे में केवल 4 है जो 2 का गुणज है। जब एगो शांत हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। 6 × 36, 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3, देखिए इसमें भी 3 आ गया। तो 2 और केवल 5 का गुणज है वही शांत हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बल्कि 2 का कितना बड़ा गुणज हो वो कहीं ना कहीं कितनों के बाद जाके शांत हो जाएगा। 5 का कितना बड़ा गुणज रहे वो शांत हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या शामिल हो गया वो कभी शांत नहीं होगा। लाइफ टाइम आप भाग देते रहिए, कभी शांत होने वाला नहीं है, उसी को अशांत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 68 में तो केवल वर्गमूल ही निकालना है। क्या निकालना है, 27 225 का वर्गमूल कौन सा है। अब वर्गमूल निकालने का सबसे बेहतर तरीका आपको बताए हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, हर सेट में एक आ रहा है, इससे बोल रहा हूँ कि वर्गमूल का लास्ट में वीडियो आइकन दिखेगा। बहुत ही हॉट ट्रिक से मात्र 2 सेकंड में वर्गमूल करना सिखाया। इकाई अंक से अंत में 5 है तो ये इकलौता है, वर्गमूल के अंतिम भी 5 ही होगा। 2 अंक काट लिए। 272 कितना क्या स्क्वायर करें कि 272 लगभग आ, इसलिए बोलते हैं 50 तक का वर्ग याद करने। तो बोले सर 272 बोल रहे हैं आप, 256 आता है आपका 16 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, जो कि इससे ज्यादा है, तो निश्चित है इस तरफ 16 ही होगा। और अंत में 5 है तब तो 5 होगा, क्योंकि और किसी का वर्ग में तो 5 आता नहीं। तो हम लोग का आंसर हो गया बहुत ही इजी ढंग से 165। तो बहुत आसान तरीका से बनाएगा यदि आप वर्गमूल का वीडियो देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 69, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। एक भी कैलकुलेशन को इग्नोर कर दिए तो आप फंस सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती किए थे। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये रेखा ब्रैकेट है, और छोटी ब्रैकेट से भी पहले रेखा ब्रैकेट का काम होता है। मैं मानता हूं कि पहले भाग होता है, लेकिन यदि आप पहले इसी में भाग देके आप घटाना शुरू कर दीजिए तो गलत हो जाएगा। तो पहले रेखा ब्रैकेट का काम होगा, मतलब ये वाला जो है एक ब्रैकेट में, तो इस 16 में से 8 घटेगा तो बचेगा 8। अब जरा देखिए 8 में 2 से भी भाग है और 3 से भी भाग है। जब एक ही में भाग 3-4 बार रहे तो ये जो हो जाता है मूल संख्या बन जाता है। इसी में दोनों से भाग लगेगा, 2 से भी और 3 से भी। पहले तो 2 से लगेगा, फिर 3 से भी इसी में भाग लगेगा, मतलब 3 नीचे गुना के रूप में आ जाएगा। ये आप ध्यान रखना है। कभी भी यहाँ पे ये बच गया 8 8 भागे 2 भागे 3 या भागे और 3 4 को कुछ भी रहे तो ये मेन हो जाएगा, इंजन हो गया। बाकी सब में सब से इसी में भाग लगेगा। अब आ जाइए यहाँ पे, अभी बीच में गुना लेकिन उससे पहले भाग आया तो पहले इधर भाग लगेगा। 5 से 12 25 60 कट गया। अब इधर बचा 12, यहाँ गुना है, इधर बच गया 8/6। 2 से काटेंगे 2 चौका 8, यानी फाइनली दोनों को देखा जाए तो 12, ये वाला गुना ये वाला, और ये 4/3। 3 चौका 12, 4 चौका फाइनली ये बचा 16। अब यहाँ पे बच रहा है 38, ये बच रहा है इधर वाला 16। 38 में से 16 घटाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22।
तो बिल्कुल बारीकी से स्थिर से यदि ये सबको हम बनाएंगे तो बनेगा, हड़बड़ाहट नहीं होना। हम लोग को एग्जाम के पहले ही एक एक प्रीवियस क्वेश्चन से इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में कॉन्फिडेंशियल बना सके। हड़बड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप स्पीड भी आएगा, सब कुछ होगा। बस लगातार बने रहे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। तो 22 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 70 फिर से आ गया आपका पसंदीदा और मजेदार वीवीआई क्वेश्चन ज्योमेट्री वाला, जो कि वॉल्यूम 2 में भी बहुत सारा था और वॉल्यूम 1 में भी पिछला क्लास में ये क्वेश्चन था कि जब किसी वृत्त को एक उसके जीवा को बढ़ा के और उसके स्पर्श रेखा को बढ़ा के ए बी डी पर काटता हो, डी स्पर्श रेखा है यहाँ पे, तो मैंने इसका एक फार्मूला बताया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई के स्क्वायर यानी डी के स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी। ये हमेशा याद रखना है और याद भी हो गया होगा यदि आप वॉल्यूम 2 से ही बना रहे, क्योंकि वॉल्यूम 2 में तो 10 से 15 शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो डी स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। अब मान रख दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, स्पर्श रेखा डी से डी पर मिल रहा है। यदि ए बी का मान 5 है, ए बी का मान 5 है सेंटीमीटर और डी का मान भी 6 है, पिछला क्वेश्चन में भी डी दिया हुआ था, तो पूछ रहा है बी डी का मान क्या होगा, तो हम बी डी को x मान लेते हैं। अब फार्मूला लगाते हैं डी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बराबर ए डी, बोले सर ए बी 5 है और बी डी x है, तो ए डी हो जाएगा 5 प्लस x, तो 5 प्लस x और गुना बी डी, तो गुना बी डी कितना है, तो बोले सर बी डी x है। अब इसको ऑप्शन से ही बना लो ना, 6 का स्क्वायर 36 बराबर है 5 प्लस x और गुना x। बोले सर यदि हम x का मान 4 रख दें, देखिए 4, तो देखिए 5 4 9 और गुना 4 9 चौका 36 हो जाएगा। हल करने की क्या जरूरत है द्विघात समीकरण में, यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया x का मान 4, यानी हम कह सकते हैं कि बी डी को ही तो x माने, तो बी डी का मान हो जाएगा 4, बी डी का मान 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। इग्नोर नहीं करना है, 2-3 बार बना लीजिए और ये सब क्वेश्चन आपसे सेट जब मरवाएंगे, सेट में बनने लगेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और मजा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 71 देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी एपी का है और एपी मैंने मास्टर वीडियो बनाया भी है आपके लिए। कारण निम्नलिखित समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझिए। पहला पद है 129, 120, 111, 102, डॉट डॉट डॉट। ये घटते क्रम में एपी है, कोई जरूरी नहीं है कि एपी बढ़ते क्रम में हो, घटते क्रम में हो। दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो यहाँ पर डी का मान यदि आप देखिएगा तो -9 हो रहा है ना, यानी आप कह सकते हैं ए 129 है, डी बराबर -9 है। लेकिन बोला है कैमा पद ऋणात्मक होगा, अब ऋणात्मक भी नहीं बताया कि -1 होगा कि -3 होगा, कुछ होगा, लेकिन 0 से छोटा होगा, तो कैमा पद, तो बोले सर घटते जा रहा है तो कभी ना कभी तो निगेटिव पहुंच ही जाएगा। तो मान लिया जाए कि एनवा पद ऋणात्मक हो रहा है, ऋणात्मक के मतलब हो गया 0 से छोटा हो। एनवा पद का फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। मास्टर वीडियो में एपी बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया, उसको देखिएगा, मतलब छोटा होना चाहिए 0 से। तो ए का मान कितना है 129 प्लस एन माइनस 1 इंटू टी का मान कितना है -9 लेस देन 0। चलिए 129 ये माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -9n माइनस माइनस प्लस 9 लेस देन 0। ये 129 और 9 138 लेस देन 9n माइनस उधर जाएगा तो 9n उधर चल जाएगा प्लस। आप जरा ध्यान दीजिए गौर से, मैं इधर लिख रहा हूँ, हम 9n को इधर लिख देते हैं तो 9n की तरफ मुंह खुला हुआ है तो इधर लिखा जाएगा उल्टा 138। हमें n चाहिए क्योंकि यही तो पूछ रहा है कैमा पद निगेटिव है, तो n हो जाएगा 138/9। 9 से भागा देंगे तो 15 9 35 700 होता है, 15 दशमलव बच जाएगा 3, तो 9 3 27, फिर 3 9 3 27, ऐसे ही देते रहेंगे तो बराबर नहीं होगा, ग्रेटर है। तो n का मान यानी कैमा पद निगेटिव होगा, ये पूछ रहा है, तो n ग्रेटर देन 15.33 है। ग्रेटर देन मतलब n का मान 15 से बड़ा, तो बोले सर 15 से जस्ट बड़ा तो 16 है, तो निश्चित रूप से 16वां पद जो आएगा वही निगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। n का मान है 15.33, तो इससे जस्ट बड़ा, ग्रेटर देन बोले, तो n का कैमा पद ऋणात्मक होगा, 16वां पद
मतलब कि ये जो एपी दिया हुआ है इसका कैमा पद ऋणात्मक होगा 16। कुछ नहीं किए, हम सिर्फ ऋणात्मक लेके चल दिए। ऋणात्मक के मतलब ही होता है 0 से छोटा लेना। बस टीएन का मान रखे, हल किए। टीएन बहुत बेहतर ढंग से एपी में बताया गया है, उसको आप पढ़े होंगे तब तो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो कैमा पद हो जाएगा 16वां पद। ये सारे क्वेश्चन दोहराने लगे हैं, समय आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 16वां पद देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 72, बहुत मजेदार वीवीआई क्वेश्चन, अजूबा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। सबका बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आप समय दीजिए। देखिए अभी ये क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बहुत सारे विद्यार्थी भूल जाएंगे कि सर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, लेकिन आप विश्वास रखें इसको बहुत आसान से बनाने वाले हैं। यदि आप टाइमर का मास्टर वीडियो देखे हुए तो 100% आपको समझ में आएगा। देखिए कितना आसान से करते हैं। एक कंप्यूटर गेम में, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी पबजी खेलते हैं, उसी प्रकार का बिल्डर और विध्वंसक है। ये कुल मिलाकर 20 है, मतलब कुछ बिल्ड करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं, कुछ उसको बर्बाद कर देते हैं। ये कुल मिला के 20 है, यानी टोटल ये लोगों की संख्या कितना है 20 है। एकदम स्थिर से समझिए ना, बहुत मजा आएगा। समझने के बाद आप बोलिए सर सिर्फ देखने में पड़ा है। इनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ ध्वस्त, मतलब कुछ बनाते हैं और कुछ ध्वस्त करते हैं। बिल्डर और विध्वंसक जिसको बोल सकते हैं, जो बनाता है उसको बोल सकते हैं आप बिल्डर, और इसको बोल सकते हैं विध्वंसक। ठीक है। अब 20 में कौन कितना है पता नहीं, अभी पूरा बढ़िया क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में दीवार को बना सकते हैं, मतलब 15 घंटे में दीवार को बना सकता है, जबकि कोई भी विध्वंसक 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। लो, विध्वंसक की तेजी काम कर रहा है, 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। दीवार के ना होने पर 20 बिल्डर विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, मतलब दीवार नहीं था लेकिन 20 एक बार काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बना रहे हैं तो कुछ लोग उसको ढा रहे हैं, मतलब कि बर्बाद कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं। तो बोल रहा है ऐसा करने से जब 20 लोग लग जाते हैं तो 3 घंटे में दीवार बन जाती है। तो इसमें से विध्वंसक कितने हैं? जैसे ही पूछा विध्वंसक कितने, तो विध्वंसक को मान लीजिए x। कितना मान लीजिए x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विध्वंसक जैसे ही x मानेंगे तो बिल्डर 20 माइनस x होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले क्यों सर? क्योंकि टोटल संख्या 20 है, जिसमें विध्वंसक को आप x माने, इसलिए माने क्योंकि डायरेक्ट x का मान आंसर हो जाएगा। विध्वंसक ही पूछा तो विध्वंसक को x जैसे ही माने तो बिल्डर हो गया 20 माइनस x। अब भाई इस समय दिया हुआ है, बिल्ड करे, विध्वंस करे, जो भी करे, खाली करे भरे, काम ही है। तो समय है तो समय के उल्टा काम होता है। ये 15 घंटा है और ये 10 घंटा है, इसको हम लोग नहीं काट सकते। 10 इधर आएगा, 15 इधर आएगा, कोएफिशिएंट उल्टेगा तो 10 इधर आएगा, 15 इधर आएगा, तो हम लोग का रेशियो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। आगे चलेंगे टाइमर के नियम से। 15 घंटा क्षमता 2 है तो 15 दूनी 30, या 3 क्षमता है 10 घंटा, 10 तिहाई 30, किसी एक को लेके चलेंगे 30। लेकिन ये देखिए ये बिल्डर है, बनाने वाला काम कर रहा है, लेकिन कई गो है, सभी 20 को सक्रिय कर दिया। इसकी क्षमता 2 है, लेकिन यह है कितना 20 माइनस एक्स। तो 2 के क्षमता से 20 माइनस एक्स, जरा ध्यान दीजिए, 20 दूनी 40, 2 इसमें भी गुना होगा तो -2x। ये बना रहा है और ये -3 की क्षमता से x जो है वो विध्वंस कर रहा है, मतलब यहां पर फिर घटेगा -3x। जब ये सभी सक्रिय हो जाते हैं, देखिए 20 माइनस एक्स को सक्रिय हो गया 2 क्षमता से बनाने के लिए, और x को सक्रिय हो गया -3 के क्षमता से विध्वंस करने के लिए, तब जाके उसको बनने में 3 घंटे लगते हैं। तो बोल रहा है x का मान क्या है, मतलब विध्वंसक क्या है। काटिए, 3 से पूरे ये 10 बार में कट गया। फाइनली यहाँ पर हो गया 10 बराबर ये 3x है, 40 माइनस 2x और 3x मिला के 5x। 5x इधर आएगा, इधर तो प्लस 5x। ये 40 में 10 जाके घटेगा तो 30, तो हम लोग का हो गया 6 5 30। दैट मीन्स x का मान 6, यानी हम कह सकते हैं विध्वंसक की संख्या 6। यदि पूछता कि बिल्डर की संख्या, तो बोले सर 20 माइनस 6 मतलब 14, 14 और 6 20। कितना आसान से बन गया, एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत मजेदार है। सिर्फ लंबा है लेकिन टाइम भर का क्वेश्चन है,
बिल्डर 15 घंटा, विध्वंसक 10 घंटा। क्षमता 2, आई विध्वंस करना, नेगेटिव काम कर रहा है इसलिए -3। किसी एक को लेकर चले 30, हमें 20 टोटल इसमें विध्वंसक ज्ञात करना है, सब एक के बार काम कर रहा है इसलिए XYZ कुछ विध्वंसक को मानना पड़ेगा। तो ये x तो 20 - x, अभी 2 के क्षमता से 20 - x, 20 दूनी 40 -2x, और ये -3 की क्षमता से x तो -3x। कुल मिला दिए तो कई घंटा में 3 घंटा में, काट के x का मान आया 6 और x विध्वंसक को मारे थे। कितना आसान से बन गया, यदि आप 1-2 बार बना लीजिएगा तो क्लियर ये सब क्वेश्चन बनेगा। और जब सेट मारिएगा ये सब क्वेश्चन आपसे बना तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो कोई बात नहीं, बस लगे रहिए। ऑप्शन नंबर बी 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 73 आ जाओ। आयु का क्वेश्चन पूछी था कि 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। अब सोचिए कैसे कैसे घुमा के लिख दिया। पूजीथा कोई नाम है, नाम भी बहुत टेढ़ा टेढ़ा दिया था। पूजीथा के 3 वर्ष पहले क्या है, तो पूजीथा के पहले वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि पूजीथा वर्तमान में 1 वर्ष के हैं, ठीक है। तो इसके 3 वर्ष पहले की आयु, तो बोले सर 3 वर्ष पहले के मतलब हुआ 3 वर्ष घट जाएगा यानी x - 3। पूजीथा के 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, चलो भाई 1/3 मतलब 1/3, जो कह रहा है बस करते चलिए। 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद के आधे का योग, वर्तमान आयु x है, इसके 2 वर्ष बाद यदि हम चलते हैं तो हो जाता है x + 2। तो बोल रहा है कि इसके आधे x + 2 के आधा मतलब 1/2, ये दोनों का योग जो है 20 वर्ष है। तो बोल रहा है उसकी वर्तमान आयु क्या है। अब सोचिए कितना आसान है, सिर्फ घुमा दिया। पूजीथा एक व्यक्ति है जिसका वर्तमान हमने x मान लिया, उसका 3 साल पहले तो 3 घट जाएगा x - 3, उसका 1/3 और उसके 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद में 2 जुड़ जाएगा x + 2, उसका आधा, दोनों का योग जो है 20 है। मतलब 3 वर्ष पहले के 1/3 और 2 वर्ष बाद के आधा का योग 20 है। तो x का मान निकालना है। काटिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, LCM ले सकते हैं। LCM लेंगे कितना, तो 3 दूनी 6, 2 इधर दोनों में गुना होगा तो 2x - 6, 3 इधर दोनों में गुना होगा तो प्लस है 3x + 6 और बराबर 20, माइनस से प्लस 6 कैंसिल, 2x 3x 5x बराबर 6 गुना होगा 20 के 120 यानी 24 × 5 = 120। x का मान 24 यानी पूजीथा के वर्तमान में जो आयु है वो 24 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 74। टाइम पर का भी बहुत मैदान क्वेश्चन दिया है, लंबा कर दिया है। जबकि मास्टर वीडियो देखा हुआ है तो 90% क्वेश्चन तो बनेगा। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी ए से कई दिन में 12 दिन में, और सी के साथ मिलकर वे मतलब समझ रहे हैं आप, ए + बी + सी, वे मतलब ये दोनों का चर्चा किया है। सी के साथ मिलकर वे मतलब ए बी सी मिलकर कई दिन में 4 दिन में। अब यहाँ क्वेश्चन आगे बढ़ा है, यदि सी और डी मिलकर 15 दिन में, लो सी और डी मिलकर कई दिन में 15 दिन में पूरा करते हैं, तो डी को इस काम को करने में कितना समय, तो ये तो समय दिया हुआ भाई, समय को उल्टा क्षमता होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1/8 1/12 1/4 1/15। बोलिए सर 8 12 4 और 15 का LCM तो हम लोग के हिसाब से 120 होना चाहिए। 120 15 8 20 से 12 दे 120 और 120 है तो 30 चौके 120 है तो 15 8 120। क्लियर हो गया, यही हम लोग का क्षमता का रेशियो निकला। लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है कि डी इस काम को कितना दिन में, बोले सर पहले डी का क्षमता निकालेंगे तब तो वैसे तो किसी एक को लेके चलेंगे तो 120 आ रहा है, लेकिन डी का क्षमता कैसे निकलेगा, तो जरा देखिए। ए का क्षमता है 15, बी का क्षमता है 10, 15 और 10 25, ए और बी हो गया 25, ए बी सी मिला के 30 है जिसमें ए बी 25 तो सी 5 हो जाएगा, इसमें नो डाउट। सी और डी मिला के 8 है जिसमें सी आपने निकाला 5 तो डी 3 होगा, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जिसका समय ज्ञात करना होना, क्षमता मालूम होना चाहिए, इस मेथड से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा टाइम में। तो आइए डी पूछ रहा है तो 3 का क्षमता से डी दिन में, 3 से कई बार में तो 30 चौके 120 यानी 40 दिन लगेगा। डी अकेले करेगा ना तो 40 दिन समय लगेगा, 40 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2175, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एबीसी में ए बी 8 सेंटीमीटर है। चलो त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है। कोण ए का आंतरिक रूप से बीसी पर डी पर मिलता है। कोण ए का आंतरिक द्विभाजक लिखना चाहिए, आंतरिक द्विभाजक मतलब इसके कोण को आंतरिक द्विभाजक जो करता है वो बीसी पर डी पर मिलता है। चलो बीडी 6 सेंटीमीटर है, बीडी कितना है 6 सेंटीमीटर है। डीसी 7.5 सेंटीमीटर है। चलो 7.5 है, तो बोल रहा है सीए का मान क्या होगा, यही वाला वाट है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक हॉट ट्रिक आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो ज्योमेट्री में पढ़ना है, लेकिन इधर इतना क्वेश्चन मिलेगा है कि आपको याद रह जाएगा। जब किसी त्रिभुज के किसी कोण के आंतरिक द्विभाजक सामने वाले भुजा पर मिलता है तो उस भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आप कह सकते हैं ये दोनों भुजाओं का अनुपात, ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी। ये ध्यान रखना है आपको आज के बाद। किसी भी इसका द्विभाजक, इसका द्विभाजक या इसका द्विभाजक, किसी भी कोण का द्विभाजक सामने वाले भुजा को दो भागों में बांटता है तो दोनों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। बस मान रख दीजिए ए बी तो दिया हुआ है 8, ए सी तो ज्ञात ही करना है बराबर, बी डी 6 है और डी सी 7.5 है। अब कैलकुलेशन की जरूरत है, यहाँ पे पॉइंट काटेंगे 0, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 4 से काटेंगे, ऊपर से ऊपर 4 दूनी 8, तिरछा गुना करेंगे। इधर ए सी, उधर कुछ नहीं तो सिर्फ ए सी रहेगा और ये 5 दूनी 10, यानी हम कह सकते हैं ए सी का मान जो आया 10 सेंटीमीटर। तो आज के बाद आप नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा कि द्विभाजक रहता है तो ये दोनों का अनुपात ये दोनों के अनुपात के हमेशा बराबर होता है। आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2176 में एक टेबल आपको दिख रहा होगा और इस प्रकार इस में जो हम लोग पार्ट्स बना रहे हैं इसमें एक टेबल में एक ही क्वेश्चन आता है, बस समझना है। 4 गो शहर है ए बी सी डी आपको दिख ही रहा होगा, जिसमें जनसंख्या है शिक्षित लोग हैं और अशिक्षित, लिटरेट एंड इलिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर शिक्षित का कुल प्रतिशत 1 दशमलव तक पूर्णांकित है। 1 अंक के बाद शिक्षित का कुल प्रतिशत क्या ये पूछना चाहिए। तो शिक्षित का कुल प्रतिशत निकालकर टोटल जनसंख्या जानना जरूरी है। तो टोटल जनसंख्या ए में 200 है, बी में पता नहीं है, और जिसमें लिटरेट लोग और इलिटरेट लोग, ए में लिटरेट है 150, पढ़े लिखे 150 है और नहीं पढ़े लिखे 50। बी में जो है पढ़े लिखे 200 है और नहीं पढ़े लिखे 100 है, तो निश्चित है टोटल जनसंख्या 300 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए सी में ये 150 है, ये 50 है, ये 100 है, तो पूरा फुलफिल है। इसमें ये 120 है टोटल जनसंख्या। अशिक्षित लोग 90 हैं, तो शिक्षित लोग निश्चित है 120 में से 90 घटाएं तो कितना होगा 30। ये मैंने टेबल को यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि समझने के लिए लिखना जरूरी था। हम लोग को बोल रहा है शिक्षित का प्रतिशत बताइए, मतलब लिटरेट का शिक्षित का प्रतिशत। बोले सर प्रतिशत की गणना तो हमेशा टोटल पर ही होता है, इसलिए टोटल जनसंख्या 200, 3 दो 500, 500 और 150, 650, 650 और 120 यानी 770 होगा। 770 लिख दिया नीचे, क्लियर। 770 फिर से 100, 200, 2 और 3 5 2 700, इधर 50 20 70 टोटल जनसंख्या नीचे। पढ़ा लिखा लोग ये है 150, 200, 350 और 50, 400, इधर 30, 430 परसेंट निकालना है 100 से। अब 1 अंक तक आपको दशमलव लाना है, तो नहीं कट रहा है तो ऐसे भाग दीजिए, इसको काट हो गया। ऊपर बच गया 4300, 4300 में आपको 77 से भाग देना है और आंसर 1 अंक के बाद जितना बार में कट रहा है आपको काट के बताना है। मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर आपको बताना है। मैंने सिर्फ आपको प्रतिशत निकालने के लिए बता दिया और आंसर जरूर देना है, इग्नोर नहीं करना है। जितना भी है 1 अंक तक का हम लोग को निकाल के आंसर इसका आपको देना है। तो ये हुआ 76। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2177 आ जाए, बहुत मजेदार। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि
2 वर्ष 9 महीने, पहली बात तो 8% है, और ये है 2 वर्ष 9 महीने समय है। इसको हम वर्ष में लें तो 2.9/12, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 3 11/4 वर्ष इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं। वर्ष में बदलना, क्योंकि साधारण ब्याज वार्षिक होता है। तो बोल रहा है क्या, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 हो जाती है। तो निवेशित की गई धनराशि क्या है, यानी मूलधन पूछ रहा है। आज 732 हो जाती है मतलब निश्धन होता है। तो 732 की तुलना, तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ से एसआई निकालेंगे। एसआई दर गुना समय होता है। दर हो गया 8, समय 11/4, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। तो साधारण ब्याज पूछता, साधारण ब्याज रहता तो 22 से तुलना करते, लेकिन ये मिश्रधन है तो इसकी तुलना 122 से करें। कितना से? 122 से, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी मूलधन रहता है। मूलधन अपने आप में 100%, 22% साधारण ब्याज, तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, मूल राशि निकालना है 100 से। काटे 122 से ही 6 बार में कट जाएगा, आप काट के देख सकते हैं। ये हो गया कितना, 600, यानी हम कह सकते हैं मूल राशि 600। यानी एएलपी में जो क्वेश्चन दिया था ना, इजी क्वेश्चन में भी क्वालिटी कर दिया था, समय पूर्णांक में देंगे, मतलब आपको टाइम टेकन बना दिया था कम से कम 20-25% क्वेश्चन को। लेकिन इस बार हम लोग को पहले से ही इतना प्रैक्टिस करके तैयार रहना है कि बिल्कुल आराम से हम लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का 600 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2178, बहुत मजेदार VBI। यदि आप मेंसुरेशन मेरा वाला पढ़ रहे हैं, जो कि मैंने नवीन गणित से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, व्यास 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 42 सेंटीमीटर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर, तो एक चक्कर बराबर होता है 2πr, परिधि होता है, इसलिए चक्रों की संख्या बराबर होगा, चक्रों की संख्या निकालना हो तो कुल दूरी में एक चक्कर से भाग दे देंगे, मतलब कुल दूरी बटा 2πr। ये सारी चीज बारीकी से मेंसुरेशन में पढ़ाया है। तो चक्रों की संख्या निकालना है तो कुल दूरी बटा 2πr, तो कुल दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ कुल दूरी, 792 मीटर। अब आइए बटा 2πr, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r है 42, लेकिन सेंटीमीटर में ही मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल देते, बस काटिए आंसर आएगा 7 6 42, काट दिए। अब 22 से काटने का प्रयास करते हैं हम लोग इसको, ताकि कटे, इसको और छोटा कर देते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 2 से ये कटेगा 50 बार में। क्लियर है? अब काटते हैं हम लोग इसको भी, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, 3 से काटते हैं तो 3 से 3 दूनी 6, 1 बच गया, 6 तिया 18, 1 बच गया, 4 तिया 12। अब पहले एक बार और लिख देते हैं तब काटने में लगेगा, 264 गुना 25 बटा, नीचे बच गया सिर्फ 22, बाकी सब कट गया। 22 से इसको काटेंगे, 22 से कहीं 22, 26 में 22 खत्म, बचा 2, सॉरी बचा 4, तो 22 दूनी 44। अब 12 गुना 25 यदि हम बारीकी से करेंगे तो हम लोग का आंसर आया 300। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि पहिया ने चक्कर कितना लगाया, 300। ये समय सिर्फ समझाने में लगा, नहीं तो फॉर्मूला तो एक ही है, चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा परिधि। यूनिट को सेम रखना है, सेंटीमीटर में है तो सभी को सेंटीमीटर में, मीटर में है तो सभी को मीटर में, अंततः काट के आंसर आना ही आना है। तो हम लोग का आंसर आया 300, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2179, जरा ध्यान दीजिए। एक संख्या है x, पहला अंक गायब है x, 4 4 1, इसको विभाजित करना है 11 से। बहुत दिन के बाद ये क्वेश्चन है, पीछे भी मिल चुका है। 11 से क्या करना है आपको, विभाजित, 11 से विभाजित हो जाती है तो x का मान क्या है। विभाजता का नियम 11 की क्या कहता है कि अल्टरनेट, 4 3 को 4 है, 4 4 1, अल्टरनेट, जैसे पहला तीसरा और पांचवा, फिर दूसरा चौथा छठा, अल्टरनेट अंकों का योग करने के बाद उसका अंतर यदि 0 आ जाए या 11 का गुणज, जैसे 11 22 33 ऐसा कुछ आ जाए तो 11 से कटता है।
तो बोले सर दूसरा और चौथा को जोड़ते हैं तो 4 4 8 आया। आइए जब पहला तीसरा और पांचवा को जोड़ते हैं तो तीसरा और पांचवा मिला के तो 5 आ रहा है, तो निश्चित है ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 आएगा। और नीचे 8 आने के लिए हम लोग को ये ऑलरेडी दोनों 5 है तो इसको कितना लेना पड़ता है, बोले सर इसको 3 लीजिए, ताकि 5 3 8 नीचे भी हो जाए ऊपर भी हो जाए, कट के मतलब 0 हो रहा है, मतलब 11 से विभाजित, यानी हम कह सकते हैं कि x का मान हम लोगों के लिए होना चाहिए 3। 11 से विभाजता का नियम याद रखना है कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 80 रखते हैं आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। बोले क्यों सर आप तो 50 बता देते, लेकिन इधर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है जिसके कारण 50 क्वेश्चन में वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आप लोग बोर भी हो जाते होंगे। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि 30-30 करके समाप्त करेंगे, क्योंकि समझाने के लिए यहाँ पर समय भी देना है, मैं ज्यादा तेज बता भी नहीं सकता, इजी क्वेश्चन में फास्ट चल देता। फिर भी आप सभी का एडवाइस सर्वोपरि है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि मैं 30-30 क्वेश्चन का ही करवाते रहूं या और ज्यादा संख्या 50 ही रहने दूं। आप सभी को कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इधर जितना भी आगे क्वेश्चन मिलने वाला है बहुत बेहतर लेवल का मिलने वाला है, और इसको इग्नोर करेंगे तो एग्जाम में पछताना पड़ेगा। इसलिए 30-30 क्वेश्चन, फिर भी कमेंट जरूर करिएगा याद से। यदि 30 ही रहने देना है तो भी कमेंट करना है, और नहीं तो 50 का बोलिएगा तो भी कमेंट करना है। तो यहाँ पे कह रहा है रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद 15% लाभ पर बेच दिया, तो बिक्री मूल्य क्या है। बोले सर 66 रुपया में खरीदा है तो इसकी तुलना 100 से, 15% लाभ तो मैं 115 से। बस अब क्या था, कैलकुलेशन कर देता हूँ। 5 से 3 5 115, भी 2500, 2 से 10 दूनी 20, 33 दूनी 66। अब भागा गुना कर देते हैं, 33 तिया 69 के 9 बचा 6, 23 तिया 69 और 6 75, और 10 से भाग देना मतलब एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि वो लाभ पर बेचना चाह रहा है तो उसको बेचना पड़ेगा 75.9 या 75.90 बोल सकते हैं, 75.90 जो मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा समय तो आप दिए ही, आपका समय बहुत ही कीमती है। मैं भी बहुत मेहनत करके सभी लेवल के क्वेश्चन को मैं आसान बनाने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक सच्चाई से आप मुख नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि 20 से 25% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो टाइम टेकन रहेगा, उसी की तैयारी अब हम लोग को करना है। अच्छा लगा तो सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए, नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।